हाल ही में एनडीटीवी को दिए गए एक इंटरव्यू में ऑपोजिशन रूल्ड स्टेट्स में सीएए लागू न करने की धमकी दे रहे नेताओं को हरीश साल्वे ने आईना दिखाने की कोशिश की है। Like Kerala, Tamil Nadu, a number of them are saying that they will not be implementing. They have no role to play. I'm sorry, citizenship is a union subject. It is not for implementation in the states. There's going to be an online portal. On the online portal, you fill in. And if the union government wants to set up offices in a state to implement a union law, no state can say, I will not allow this. नमस्कार दोस्तों, 28 मार्च को भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ को एक नहीं, दो नहीं, बल्कि पूरे 600 प्रमुख वकीलों ने एक चिट्ठी लिखी। अब 600 वकीलों के नाम यहाँ पे बताना तो मुश्किल है, मगर इनमें से कुछ रेपुटेड वकीलों के नाम मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ ताकि इस चिट्ठी का इम्पोर्टेंस आपको पता चल सके। उन वकीलों के नाम हैं हरीश साल्वे, मनन कुमार मिश्रा, आदिश अग्रवाल, चेतन मित्तल, पिंकी आनंद, हितेश जैन, उज्ज्वला पवार, उदय होल्ला, स्वरूपमा चतुर्वेदी। अब जाहिर सी बात है कि ये सवाल उभर के आता है कि आखिर ये चिट्ठी क्यों लिखी गई, इस चिट्ठी का कंटेंट क्या है और कौन से पॉइंट्स यहाँ हाईलाइट किए गए हैं। इसके अलावा भी इस पूरे घटना को लेके बीजेपी का एक अलग से बयान भी आया है। तो चलिए इन मुद्दों पे आगे चल के डिस्कस करते हैं, बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों, इस चिट्ठी का टाइटल रखा गया है जुडिशरी अंडर थ्रेट, सेफगार्डिंग जुडिशरी फ्रॉम पॉलिटिकल एंड प्रोफेशनल प्रेशर, या न्यायपालिका खतरे में, राजनीतिक और व्यावसायिक दबाव से न्यायपालिका की सुरक्षा। तो अगर इस चिट्ठी का सारांश निकाला जाए तो बेसिकली ये जो 600 वकील हैं उन्होंने जुडिशरी की इंटीग्रिटी या अखंडता को कमज़ोर करने के जो टेक्निक्स अप्लाई किए जा रहे हैं उन पर एक कमेंट्री की है। और सच पूछिए तो ये ज़रूरी भी था, क्योंकि एक ग्रुप, एक इकोसिस्टम जुडिशरी को ब्लैकमेल करके सब कुछ हासिल कर लेना चाहते हैं। और देखा जाए तो पिछले 10 सालों में वो हमेशा ये करते आए हैं, चाहे वो राफेल का मुद्दा हो, चाहे वो CAA हो या किसान आंदोलन हो, हर एक इशू पे उन्होंने जुडिशरी और गवर्नमेंट पे प्रेशर टैक्टिक्स बनाने की कोशिश की है। और इनमें मैं PIL को तो इंक्लूड कर भी नहीं रहा हूँ। वैसे मैं एक वीडियो बना रहा हूँ PIL पे, जहाँ ये बताया जाएगा कि कैसे PIL को एक टूल किट का हिस्सा बना दिया गया है। वैसे यही वेस्टेड इंटरेस्ट ग्रुप्स हैं ना जो चिल्लाते रहते हैं कि डेमोक्रेसी खतरे में है, डेमोक्रेसी खतरे में है, मगर सही मायनों में वो जो कर रहे हैं ना वही भारत के डेमोक्रेटिक फैब्रिक के लिए एक खतरा है, एक बहुत बड़ा खतरा। तो बेसिकली इस चिट्ठी में बिना नाम लिए वकीलों के एक सेक्शन पे निशाना साधा गया है और ये आरोप भी लगाया गया है कि वो दिन में तो पॉलिटिशियंस और क्रिमिनल्स का बचाव करते हैं और रात में मीडिया को मैनिपुलेट करके जुडिशरी पे प्रेशर क्रिएट करते हैं। वैसे एक और चीज़ इस चिट्ठी में लिखा गया है जिसे मैं अलग से मेंशन करना चाहूँगा। इस कठिन समय के दौरान CJI चंद्रचूड़ का नेतृत्व महत्वपूर्ण है और शीर्ष अदालत को मजबूती से खड़ा रहना चाहिए। ये मौन पालन या चुप्पी साधने का समय नहीं है। तो चलिए अब थोड़ा वेस्टेड इंटरेस्ट ग्रुप्स के बारे में हम लोग जानते हैं। हमें यहाँ वेस्टेड इंटरेस्ट ग्रुप्स बोल के एक फ्रेज जानने को मिला है। तो सवाल ये उठता है कि वो कौन से लोग हैं जो इन ग्रुप्स का हिस्सा हैं।
इसके जवाब में मैं यही कहूँगा कि ये वही लोग हैं जो याकूब मेमन के फांसी को रुकवाने के लिए रात में कोर्ट खुलवाते हैं। ये वही लोग हैं जो राफेल का डील रुकवाने के लिए कोर्ट पहुंच जाते हैं। ये वही लोग हैं जो संसद से पारित एक कानून को स्थगित करने के लिए पीआईएल दाखिल करते हैं। क्या ये कोई इकोसिस्टम का हिस्सा है? जी हाँ, ये एक इकोसिस्टम का हिस्सा है। ये इकोसिस्टम कंसेंट और नैरेटिव्स मैन्युफैक्चर करती है जिसे कॉर्पोरेट फंडिंग प्रोपेगेंडा के ज़रिए आगे बढ़ाया जाता है। आप इस इकोसिस्टम को जंक फूड के साथ कंपेयर कर सकते हैं। बाहर से तो ये आपको बहुत सुंदर लगेगा, जिसे सही मार्केटिंग स्ट्रेटेजी के साथ आपके सामने पेश कर दिया जाता है। आप दिल से जानते हैं कि जंक फूड अनहेल्दी है और ये आपको नुकसान पहुंचाएगा, मगर ये इस तरह से मार्केट किया और बेचा जाता है कि वो आपको अट्रैक्ट करेगा ही करेगा। आपके मन मस्तिष्क में ऐसा प्लेसिबो इफेक्ट क्रिएट हो जाता है कि आप खुद को ही कन्विंस कर लेते हैं कि जंक फूड हेल्दी है। क्या इसका कोई एग्जाम्पल है? अगर एग्जाम्पल दे के ही समझाना हो तो मैं आपको राफेल रिव्यू पिटीशन का एक छोटा सा किस्सा सुनाना चाहूँगा। राफेल रिव्यू पिटीशंस को लेके एक छोटी सी घटना का यहाँ उल्लेख करना चाहूँगा जो आप शायद सब भूल चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट में 5 राफेल रिव्यू पिटीशंस का हियरिंग चल रहा था। उस समय यही इकोसिस्टम 8 पन्नों का एक नोट दाखिल करना चाहता था जिसे डिफेंस मिनिस्ट्री ने स्टोलन डॉक्यूमेंट्स बताया था। अब मैं यहाँ डिटेल्स में नहीं जाना चाहूँगा, मगर ये स्टोलन डॉक्यूमेंट्स का कहानी आपको बताना चाहता हूँ ताकि ये पता चल जाए कि ये इकोसिस्टम कैसे काम करता है। एक जाना माना अखबार और न्यूज़ पोर्टल द हिंदू में राफेल डील की दी इंडियन नेगोशिएशन टीम का एक नोट प्रकाशित किया गया था जिसमें ये आरोप लगाया गया कि राफेल के लिए एनडीए का सौदा यूपीए के छोड़े गए सौदे से महंगा है। अब आप आगे सुनिए जो और भी इंटरेस्टिंग है। मोदी सरकार को निशाना बनाने के लिए द हिंदू ने डिफेंस मिनिस्ट्री के एक नोट को आसानी से क्रॉप और डिजिटल रूप से हेरफेर किया था और बाद में ये दिखाने के लिए प्रकाशित किया था कि डिफेंस मिनिस्ट्री ने राफेल सौदे का विरोध किया था और केवल प्रधानमंत्री ही इस पर जोर दे रहे थे। ऐसा करते हुए इस अखबार ने उसी डॉक्यूमेंट का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट हिस्सा जो डिफेंस मिनिस्टर मनोहर पर्रिकर का एक नोट था उसे ही छांट दिया था। द हिंदू में ये रिपोर्ट छपने के तुरंत बाद एएनआई ने पूरा डॉक्यूमेंट प्रकाशित किया जिससे ये साबित हुआ कि द हिंदू ने अपने लेख में उस डॉक्यूमेंट का एक छोटा सा हिस्सा ही इस्तेमाल किया था। जबरदस्त क्रिटिसिज्म का सामना करने के बाद द हिंदू को स्पष्टीकरण देना पड़ा और कहा कि उसने दस्तावेज के साथ डायरेक्टली कोई छेड़छाड़ नहीं की थी। रीडर्स एडिटर वाले कॉलम में ये दावा किया गया कि उसके द्वारा प्रकाशित डॉक्यूमेंट एक पुराना संस्करण था जिसमें डिफेंस मिनिस्टर का नोट शामिल नहीं था। आशा करता हूँ कि इस घटना ने आपको मोर और लेस ये बता ही दिया होगा कि ये इकोसिस्टम कैसे काम करता है। अब चलिए इस चिट्ठी के कंटेंट की तरफ बढ़ते हैं। अब हम चिट्ठी के कंटेंट के बारे में जानने की कोशिश करेंगे और इसके लिए मैंने कुछ पॉइंट्स को हाईलाइट किया है जो हमें इस चिट्ठी के कंटेंट को समझने में मदद करेगा। तो पहला पॉइंट ये है कि कैसे ये इकोसिस्टम स्ट्रैटेजिकली एक फॉल्स नैरेटिव बनाता है। वो चाहते हैं कि आप एक बेहतर अतीत पे विश्वास करने लग जाएं। एक तरह से ये एक मैसेजिंग होता है, आपको एक स्टेटमेंट दिया जाता है। वो भी क्या समय हुआ करता था यार, भारत के जुडिशरी का एक गोल्डन एरा था और अभी देखो कोई काम ही नहीं होता है, सिर्फ गवर्नमेंट का सुना जाता है, आपका सुना नहीं जाता। बेसिकली इस तरह की कहानी गढ़ी जाती है जो कोर्ट के फैसलों को प्रभावित कर सके और कुछ पॉलिटिकल फ़ायदा भी उठाया जा सके।
समझने वाली बात यह है कि जब एक ही तरह के झूठ को नैरेटिव बना के बार बार जनता के बीच फैला दिया जाए तो आम लोगों का जुडिशरी में से भरोसा उठना तो तय हो जाता है। जो दूसरा पॉइंट है वहाँ ये कहा गया है कि ये इकोसिस्टम लगातार जुडिशियल इंटेग्रिटी या न्यायिक अखंडता पर एक ऑर्गेनाइज्ड अटैक करते रहती है। बेसिकली ये भी 3 स्टेप्स में किया जाता है। मान लीजिए कि कोई केस का डिसीजन इस इकोसिस्टम के अगेंस्ट जाता है तो पहले ये लोग गवर्नमेंट और कोर्ट्स के बीच एक बेंच फिक्सिंग का आरोप लगाएगी, फिर उस केस से रिलेटेड जज या जजेस के खिलाफ वर्बल अटैक करके लांछन लगाया जाएगा और अंत में वे हमारी अदालतों की तुलना उन देशों से करेगी जहां लॉ ऑफ लैंड है ही नहीं और कहेगी कि हमारी जुडिशियल इंस्टीट्यूशंस करप्ट है। तो ये 3 स्टेप्स जानने के बाद आप ये समझ ही गए होंगे कि ये हवा में किए गए क्रिटिसिजम्स नहीं है, ये एक डायरेक्ट अटैक है ताकि जनता का भरोसा हमारे कानून और जुडिशरी में से उठ जाए। तीसरे पॉइंट में ये बताया गया है कि ये लोग माई वे और द हाईवे अप्रोच से काम करते हैं, यानी फैसला अगर इनके अनुसार हुआ तो ठीक है, वरना ये फैसला कोट अनकोट फिक्स्ड है। वे जिस भी जजमेंट से सहमत होते हैं उसकी सराहना की जाती है, लेकिन जिस भी निर्णय से वो असहमत होते हैं उसे खारिज कर दिया जाता है, बदनाम किया जाता है और उसकी उपेक्षा की जाती है। ये चेरी पिकिंग हाल के जजमेंट्स में भी दिखाई दे रही है। यदि अदालत का फैसला उनके अनुसार नहीं होता है तो वे तुरंत अदालत के अंदर और मीडिया के माध्यम से अदालत की आलोचना करते हैं। ये हिपोक्रेसी हमारे कानूनी व्यवस्था के प्रति एक आम आदमी के मन में जो सम्मान होना चाहिए उसके लिए हानिकारक है। इस फेवरेबल जजमेंट को पाने के लिए ये इकोसिस्टम पहले तो ये कोशिश करती है कि अपने मतलब के जजेस मिल जाएं उस पर्टिकुलर केस के लिए, और उसके बाद वो ये झूठ फैलाते हैं सोशल मीडिया और मीडिया के ज़रिए ताकि जजेस पे प्रेशर बना सके अपने फेवर में जजमेंट लाने के लिए। चौथे पॉइंट में जो हाईलाइट किया गया है वो ये है कि इस इकोसिस्टम के मोडस ऑपरेंडी और इश्यूज बनाने और उठाने की टाइमिंग की भी जांच होनी चाहिए। उनके मोडस ऑपरेंडी के समय की भी बारीकी से जांच होनी चाहिए। वह ऐसा अक्सर बहुत ही रणनीतिक समय पर करते हैं, जैसे कि जब देश में चुनाव आ रहा हो। हमें 2018-19 में इसी तरह की हरकतों की याद आती है जब उन्होंने हिट एंड रन का सहारा लिया था गलत नैरेटिव को फैलाने के लिए। मेरे ख्याल से हाल ही में इलेक्टोरल बॉन्ड्स को लेके किए गए कैंपेन और 2018-19 में किए गए राफेल को लेके हिट जॉब के बारे में बताने की कोशिश की गई है। खैर, पॉइंट बीइंग कि इन सब पे अब रोक लगाना बहुत ज़रूरी हो गया है। चुप रहना या कुछ ना करना गलती से उन लोगों को और पावरफुल बना सकता है जो नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। ये मौन रहने का नहीं बल्कि चुप्पी तोड़ने का समय है, क्योंकि ऐसे प्रयास कुछ वर्षों से हो रहे हैं और आगे भी होगा। अंत में ये चिट्ठी एक कॉल टू एक्शन पे ख़त्म होती है। पूरे लीगल कम्युनिटी और जुडिशरी को मजबूत और एकजुट होने का आह्वान करती है। हमें एक साथ आने और इन गुप्त हमलों के खिलाफ बोलने की ज़रूरत है। हमें ये सुनिश्चित करना होगा कि हमारी जुडिशरी डेमोक्रेसी के पिलर्स के रूप में मजबूत रहे। इन कैलकुलेटेड हमलों से हमें जुडिशरी को बचाना होगा। जो लोग दबाव बनाते हैं न्यायपालिका पे, न्यायाधीशों पे आपत्तिजनक टिप्पणी करते हैं बिना प्रमाण के, ये चिंताजनक है। और मैं समझता हूँ ये चिट्ठी जो जन भावना है उसी को दर्शाती है। और मैंने तो स्वयं अपनी आंखों से देखा है कि अगर कोई फैसला उनके पक्ष में आ जाता है तो न्यायपालिका की वाहवाह, और कोई फैसला
अगर उनके खिलाफ आ जाता है तो न्यायपालिका की हाय हाय वो जज बेईमान हो जाए। भाजपा नेता गौरव भाटिया के बयान के अलावा पीएम मोदी ने एक ट्वीट भी किया है जहां वो पहले कहते हैं कि दूसरों को डराना धमकाना कांग्रेस की पुरानी संस्कृति है। इसे उन्होंने विंटेज कांग्रेस कल्चर का नाम दिया है। आगे वो कहते हैं कि 5 दशक पहले कांग्रेस ने ही एक कमिटेड जुडिशरी की बात की थी, मगर अब यही कांग्रेस बेशर्मी से अपने स्वार्थों के लिए दूसरों से कमिटमेंट चाहती है, लेकिन राष्ट्र के प्रति किसी भी कमिटमेंट से बचते रहती है। कोई आश्चर्य नहीं कि 140 करोड़ भारतीय उन्हें नकार रहे हैं। तो चलिए मोदी जी की इस रिएक्शन के साथ हम अपना वीडियो भी ख़त्म करते हैं, मगर जाने से पहले हरीश साल्वे जी के एक वीडियो के साथ मैं आपको छोड़े जाता हूं। और भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से मेरी ये प्रार्थना है कि भारत की न्याय व्यवस्था या जुडिशियरी न्याय पाने का एक टूल है, इसे टूल किट मत बनने दीजिए। बहुत सारे केसेस बैकलॉग है सर, जहां एक आम आदमी को शायद न्याय मिलना बाकी रह गया है। पहले उन पेंडिंग केसेस को क्लियर कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम। Who brought India out of emergency? Not the courts. The courts succumbed. It's the people of India who brought India out of emergency. Mrs. Gandhi realized she cannot continue this nonsense anymore. And that spirit has to continue till we have democracy in our heart. Today, I have seen the change in the political system. You have seen it, I have seen it. India has transitioned from and I don't mean this derisively, India has transitioned from an English-speaking public school culture to sons of the soil running the country, and running it very differently.